सभी का स्वागत है शुरू एकेडमी में। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ने वाले हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ठीक है, ये क्लास 9 का सिलेबस में आता है और ये सारे बोर्ड्स में एप्लीकेबल है, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आपका चाहे स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूक्लिडियन ज्योमेट्री। और पहले मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कुछ भी अगर होता है तो आप इस नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, या फिर आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है शुरू एकेडमी ऑफिशियल, वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स, सारे नोट्स के पीडीएफ्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती रहेंगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो ये कि हम अगर यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं तो ये यूक्लिडियन का मतलब क्या है? यूक्लिड कौन है? यहाँ पर यूक्लिड कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एग्ज़ाम में आना कोई ज़रूरी नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बारे में है। तो जल्दी से पहले वो देख लेते हैं। यूक्लिड वॉज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स इन इजिप्ट में मैथ्स के टीचर थे यूक्लिड, इतना आपको बस पता रखना है। ठीक है, दूसरा, ही कलेक्टेड ऑल द नोन वर्क्स डन एंड अरेंज्ड इट इन हिज फेमस ट्रीटाइस एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि यूक्लिड के पहले आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। उसके बाद और भी चीज़ें थी जो ज्योमेट्री में जो लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, अपना काम किया हुआ था ज्योमेट्री में। ठीक है, खोज की थी, रिसर्च किया था। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने इन ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी चीज़ों के बारे में खोज की थी, काम किया था, इन्होंने क्या किया? यूक्लिड ने वो सारे काम को इकट्ठा किया, कलेक्ट किया। ठीक है, और उस कलेक्शन को जो है वो पूरा नाम दिया एलिमेंट्स। उस कलेक्शन का जो नाम था वो क्या था? एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स जो था, जैसे अपन बुक पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे अपन बुक पढ़ते हैं उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जो अपना पूरा बुक है, जैसे अभी अपन पढ़ते हैं मैथ्स बुक से पढ़ते हैं, तो उसका बुक का नाम क्या है? मैथ्स बुक, है ना। तो वैसे यहाँ पर जो उस पूरे कलेक्शन है उसका नाम है एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर यह है कि उस एलिमेंट्स में हर चैप्टर का नाम जो था वो बुक था, वो खुद में एक बुक था। तो हर एक चैप्टर जो था एलिमेंट्स का वो बुक था। ठीक है, तो ये आपको एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा आपको, ये बस मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बारे में है। देखो, सबसे पहले आप लोग हमेशा ये याद रखना कि जब हम पढ़ते हैं ना कोई चीज़, जैसे मैथ्स हो गया या कुछ भी, तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ा जाता है। मतलब एग्ज़ाम में ये आएगा कि नहीं इसीलिए बस उतना पढ़ना है, ऐसा नहीं। आपको नॉलेज भी गेन करना है साथ साथ में, कि थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं मैं बोल रही कि 2-3 पेज आप इसके बारे में इंट्रोडक्शन ही पढ़ते रहो, नहीं। 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आया है। ठीक है, चलिए तो अब अपन आगे देखते हैं क्या है। देखिए, अब क्या था, जो यूक्लिड थे ना, उन्होंने बहुत सारे अपने काम में कुछ चीज़ें अज्यूम किए थे। अज्यूम मतलब माना था, खुद से माना था, और इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस ये है कि वो यूनिवर्सल है, मतलब माना गया है तो ये यूनिवर्स में ट्रू है हर जगह। ठीक है, तो उन्होंने अपने अजम्पशंस किए हुए थे, और उन्होंने अपने अजम्पशंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया। वो कौन कौन से थे? एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। ठीक है, उन्होंने अपने अजम्पशंस को 2 भाग में डिवाइड किया था, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। ठीक है, अब एक्सियम्स कौन कौन से थे? एक्सियम्स उनको कहा जाता था जो कि यूज़ कब कहाँ होता था? फॉर द अजम्पशंस यूज्ड थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। तो ऐसे अजम्पशंस को उन्होंने एक्सियम्स बोला जो न सिर्फ ज्योमेट्री बल्कि हर फील्ड के मैथमेटिक्स में, आप चाहे नंबर सिस्टम ले लो, आप मेंसुरेशन ले लो, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें, वहाँ पर भी ये एक्सियम्स, ये रूल्स या ये अजम्पशंस जो है वो लगेंगे। रूल्स नहीं, अजम्पशंस जो है वो आपके परफेक्ट बैठेंगे। पर पोस्टुलेट्स क्या है? पोस्टुलेट्स कब यूज़ होता है? फॉर दी अजम्पशंस स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री ओनली, यानी वो अजम्पशंस जो सिर्फ ज्योमेट्री में यूज़ कर सकते हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं, बाकी किसी और फील्ड में नहीं, तो हम उनको यूक्लिड ने क्या बोला? पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो ये आपको अंतर पता होना चाहिए एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम कुछ यूक्लिड्स के एक्सियम्स पढ़ेंगे।
ठीक है। सबसे पहला एक्सियम ये है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखिए, सबसे पहले आप आगे अब थ्योरम्स भी पढ़ेंगे तो ना आप चीज़ों को रटने की जगह जो लिखा है ना, सबसे पहले उसको डायग्रामेटिकली बना के देखिएगा, ठीक है। हमेशा ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, कभी भी आप इसको, अगर आप इसको याद करोगे ना तो आपको ये चीज़ें कभी समझ में नहीं आएंगी, आप जब तक इसको अप्लाई करके नहीं देखोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिखा क्या है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सबसे पहले हम ये एक्सियम्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स के हर फील्ड में, तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम, नंबर्स में ये देख के इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि ये फिट बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो थिंग्स विच आर इक्वल, तो जैसे मैंने ले लिया, मान लो मैंने लिया 10 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 5 ये कितना होता है, 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, 2 होता है। और अगर मैंने इसको बराबर बोला 16 डिवाइडेड बाय 8 के, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 2 होता है, और 16 डिवाइडेड बाय 8 भी कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। पहला कंडीशन ये, पहला मैंने ये बोला। उसके बाद मैंने बोला कि 16 डिवाइडेड बाय 8 बराबर 12 डिवाइडेड बाय 6, तो ये भी 2 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या देख सकते हैं कि ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भी आपस में बराबर है, ये दोनों भी आपस में बराबर है ना, यानी 10 डिवाइडेड बाय 5 बराबर है आपके 12 डिवाइडेड बाय 6 के, ठीक है। तो अगर इसको मैं पूरी तरीके से एक लाइन में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, क्या होगा, जैसे मैंने 10 बाय 5 बराबर 16 बाय 8 बराबर कौन सा लिया था, थर्ड कौन सा लिया था अपन ने, हाँ 12 बराबर 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी आपस में इक्वल है, ये भी आपस में इक्वल है, ये भी आपस में इक्वल है, ठीक है, सब आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक चीज़ किसी दूसरे चीज़ की इक्वल होती है, दूसरी चीज़ किसी तीसरे चीज़ की, तीसरी चीज़ किसी चौथी चीज़ की, तो कितने भी ऐसे चीज़ें हो तो वो सब आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये अपन ने नंबर्स में करके देख लिया। अब अपन ज्योमेट्री में करके देखते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, मेरे पास ये फर्स्ट स्क्वायर है, इसका मेरे मान लो इसका एरिया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका एरिया, ठीक है। अब मान लो ये बराबर है किसी दूसरे स्क्वायर के, उसका भी, ये सेकेंड स्क्वायर है, इसका भी 14 है एरिया, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे अब ये 14 सेंटीमीटर वाला, ये 14 वाला, यानी जो ये सेकेंड स्क्वायर है वो बराबर है किसी तीसरे स्क्वायर के जिसका 14 है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, और ये सेकेंड स्क्वायर के बराबर थर्ड स्क्वायर है, ये भी 14 है, तो आपस में ये दोनों भी इक्वल हुए, तो यही चीज़ यहाँ पर भी लगती है, यानी नंबर सिस्टम में भी लग गई, मतलब ज्योमेट्री ही नहीं, ये ज्योमेट्री में आ गया अपना स्क्वायर है ना, शेप्स के बारे में अपन पढ़ते हैं, शेप्स, लाइन, एंगल, ये सारी चीज़ें अपनी ज्योमेट्री में आती है। तो अपने ज्योमेट्री में भी अपन ने देख लिया और अपन ने दूसरा फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स यानी नंबर्स के उसमें भी अपन ने देख लिया। तो ये अपना एक्सियम हुआ, ना कि पोस्टुलेट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एक्सियम देखते हैं। अब देखिए, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन दी होल्स आर इक्वल्स। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, मतलब सबसे पहले हमको कुछ इक्वल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, इक्वल्स लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने मान लो कोई नंबर लिया 4, ठीक है, और इक्वल्स लेने यानी कम से कम मेरे को 2 लेने पड़ेंगे मिनिमम,
2 ले लिया, ठीक है। और लिखा है इफ़ इक्वल्स आर एडेड, यानी मुझे इक्वल कोई नंबर को ऐड करना है। मान लो मैंने 2 ऐड किया, इधर भी मैंने 2 ऐड किया, ठीक है। देन दी होल्स आर इक्वल, होल्स इसका मतलब क्या है, ये 6 आएगा, ये भी 6 आएगा। तो पहले हमने ये लिया था, इसका होल कितना आया, 6 आया, ये होल है हमारा, ठीक है। और फिर हमने ये लिया, ये भी हमारा होल है, तो होल्स कितने हुए, इक्वल। यानी क्या हुआ, व्हेन इक्वल्स मत ये नहीं यहाँ से नहीं, ऐसे इफ इक्वल्स, ठीक है, ये इक्वल्स है ना, 2 और 2 आर एडेड टू इक्वल्स, यानी ये इक्वल्स है, तो जो होल्स आते हैं, होल्स मतलब जो रिजल्टेंट हमारा आता है वो आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, शायद आपको लग रहा होगा कि ये क्या है इसमें समझने के लिए, बट ये आप लोग ध्यान रखना कि हमने ये फ्री कोचिंग शुरू की है सारे बच्चों के लिए, ठीक है। तो ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जिन लोग के लिए ये चीज़ें नहीं होंगी, न्यू होगी, ठीक है। तो उन लोग को भी हमें साथ लेकर चलना है आगे, ठीक है। तो और आप लोग देखना, कभी भी हम कोई चैप्टर को पढ़ते हैं एक बार, ठीक है, उसके बाद दूसरी बार पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ते, तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया उसमें समझ में आता है। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई चीज़ को ऐसा मत समझो कि अरे ये तो मुझे आता है, नहीं, उसको देखो, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया समझ में आएगा। तो ये वीडियो को आप आगे मत कर देना, ठीक है, ये भी आप पूरा सुनो, आपको ज़रूर आगे काम आएगा। अपन थ्योरम्स, क्योंकि आप अगर अभी ये नहीं समझोगे ना, तो आगे आप पोस्टुलेट्स का जो और थ्योरम्स का जो प्रूफ है वो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। देखें थर्ड क्या है, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। यहाँ पर भी वही चीज़ हुई, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। अगर मैंने यहाँ पर मैंने 6 लिया मान लो, ठीक है, और उसमें से मैंने इक्वल नंबर को माइनस करना, मैंने -4 कर दिया दोनों में, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो आएगा, इसका रिजल्टेंट 2, इसका भी रिजल्टेंट 2। और यहाँ पर रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर मतलब क्या होता है, जो लास्ट में बच रहा है, तो यहाँ पर क्या है, इक्वल है ना, तो बस वही लिखा है, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में क्या होती है, चीज़ें सेम होती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। थिंग्स, फोर्थ क्या लिखा है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल। क्या आप लोग को मालूम है कोइंसाइड मतलब क्या होता है, कोइंसाइड मतलब मालूम है क्या? तो कोइंसाइड मतलब होता है जो आपस में एकदम मतलब चिपक जाए, आपस में एकदम ऐसे चिपक सके, या एक दूसरे के ऊपर हम उसको अगर रखें तो एकदम एग्जैक्टली वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन लिया, ठीक है, एक लाइन लिया मैंने AB, ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेंथ का मैंने दूसरा लाइन लिया CD, ठीक है, CD। अब मान लो मेरे को इस CD को AB के ऊपर रखना है, इस CD को मुझे AB के ऊपर रखना है, तो मुझे एक सेम लेंथ का लाइन मिलेगा, ठीक है। और ये मैं बोल रही हूँ AB और CD एकदम बराबर है। अब मैंने CD को AB के ऊपर उठा कर रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, एकदम एग्जैक्टली वो लोग एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, एकदम एग्जैक्टली, ठीक है, थोड़ा भी आगे पीछे या कुछ बाहर नहीं जाएगा, है ना, एग्जैक्टली एक दूसरे को ऊपर वो लोग बैठ जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज कोइंसाइड करना इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारा एक्सियम में हम वापस आते हैं, क्या लिखा है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल। तो अब मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने कोइंसाइड के मतलब में ही आपको वो चीज़ बता दी कि यहाँ एक ये AB लाइन था, ये CD लाइन था, ठीक है। अब वो लोग को जब मैंने चिपकाया, एक दूसरे के ऊपर रखा, तो तभी हम ढंग से तभी वो कोइंसाइड करेगा ना, जब वो इक्वल हो। अगर मैंने इतना लाइन कर दिया और अगर मैंने इस लंबे लाइन में इसको रखा, तो ये यहाँ तक आएगा, इतना कोइंसाइड कहाँ किया इसने, किया क्या कोइंसाइड, ये लंबा वाला लाइन तो बाहर गया है एक्स्ट्रा, तो दिस इज़ नॉट कोइंसिडेंस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना, और ये
एक्सियम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे अपने पोस्टुलेट में या थियरम्स में ये काम आएगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना और आप इसको नोट डाउन अगर कर रहे हैं तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। क्या ये मुझे आप लोगों को समझाने की ज़रूरत है क्या? चलो मैं फिर भी एक बार समझा देती हूँ। द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। अगर मैंने एक सर्कल लिया, मान लो एक सर्कल लिया मैंने, उसको मान लो हाफ में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये मिलेगा मुझे, ये हाफ मिलेगा। और मेरा होल क्या था, मेरा पूरा ये सर्कल था, मैंने जब उसको हाफ में डिवाइड किया था तो मुझे ये दोनों मिले। तो ये एक सिंगल पार्ट मान लो, ये सिंगल पार्ट है ना एक, तो ये सिंगल पार्ट कभी ये पूरे सर्कल से ही पूरे होल से बड़ा हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा ना, कभी नहीं हो पाएगा, है ना। तो एक पूरे बड़े पार्ट का एक छोटा पार्ट अगर लोगे तो वो छोटा पार्ट जो है कभी भी अपने होल जहाँ से वो आया है, मतलब जहाँ से वो कट कर आया है उसके बराबर वो कभी नहीं हो सकता। तो होल हमेशा बड़ा ही होता है, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या लिखा है, 6th, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। 4 लिया मैंने, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, यानी 4 लिया मैंने, उसका मैंने डबल किया, 8 आया, ठीक है। फिर इक्वल नंबर ही लेना है, 4 लिया, उसका भी डबल मैंने किया, 4 किया, तो आया 8। तो ये दोनों इक्वल है ना, आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। बराबर हुए ना, और ये भी बराबर हुए। तो इसमें एज सच आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब आप लोगों को ये सब मालूम है। ये तो बस थोड़ा सा आपको 1-2 चीज़ें हैं जो इसमें, जैसे कोइंसाइड वाला मैंने बताया, वो आपको थोड़ा पोस्टुलेट में काम आएगा, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, बहुत लोगों को यहाँ मालूम होगा, जो थोड़े बहुत जिनको नहीं पता है वो अभी सुन लो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ये लास्ट वाला है। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये यहाँ पर भी मैं वही एग्जाम्पल लेती हूँ। ये सर्कल है, इसका मैंने हाफ किया, ठीक है, तो मुझे ये मिला और मुझे ये मिला, हाफ हाफ मिला। तो ये हाफ और ये हाफ बराबर ही होंगे ना, ये हाफ और ये हाफ बराबर ही होंगे। ऐसा तो नहीं कि मैंने इसको हाफ में कट किया और ये मुझे बड़ा एक पार्ट मिल गया, एक पार्ट मुझे छोटा मिल गया। कभी होगा ऐसा? कभी नहीं होगा। तो बस वही लिखा है, ठीक है। चलो, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स को, अपने नेबर्स को, अपने बहन भाई को, जो भी 9th क्लास में है, ठीक है, जिसको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बट कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको चीज़ें थोड़ी टफ लगती है, जिनको पढ़ाने वाला घर में भी कोई नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनके स्कूल में भी ढंग से अभी, और एक तो जूम क्लासेस लोगों की ज़्यादातर चल रही हैं, तो उन लोग को होती है दिक्कत। तो आप जितना आपसे बन पड़े आप उनको हेल्प करिए, ठीक है। इसमें कोई आपके पैसे तो लग नहीं रहे हैं, तो आप इसको आराम से शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट नोट है कि कंपैरिजन करने, 2 या उससे ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हमेशा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब होता है कि मान लो एग्जाम्पल, अगर मैं किसी चीज़ के लेंथ को अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, किन्हीं 2 चीज़ों के लेंथ को अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो मुझे दोनों का लेंथ ही लेना पड़ेगा। ये नहीं कि एक का मैंने लेंथ ले लिया, एक का मैंने ब्रेड्थ ले लिया, ठीक है जी। इसको मैं एग्जांपल से बताती हूँ आपको। जैसे मान लो आपके पास एक स्क्वायर है, इसका आपने एरिया लिया है, ठीक है, और बोला इसका एरिया नहीं, आप इसको सिलेंडर मानो, ये स्क्वायर है, इसका एरिया इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है, और इस का वॉल्यूम इस रेक्टेंगल के ब्रेड्थ के बराबर है। तो आप ये नहीं बोल सकते
के आप तो अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि जब अपना मैग्नीट्यूड सेम होता है, जैसे अपन लोग पहला वाला एग्जाम अपना याद करो क्या था। पहला एग्जाम था अपना कि अगर जितने भी पहली चीज़ दूसरे चीज़ के अगर इक्वल है और दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ के इक्वल है तो पहली और तीसरी कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो वो कब था, जब अपन ने उसमें एग्जाम्पल लिया था स्क्वायर का। ठीक है, जिसमें सबका एरिया अपन ने लिया था। यहाँ पर एक का एरिया है, इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम, इसका ब्रेड्थ है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसका जो एरिया है वो इसके एरिया के बराबर होगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो कभी भी हम दो चीज़ों को अगर कंपेयर करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। अगर मैं किसी का लेंथ में कंपैरिजन कर रही हूँ तो सारी चीज़ें का लेंथ पता होना चाहिए। अगर मैं वॉल्यूम कर रही हूँ तो मुझे सब लोगों का वॉल्यूम पता होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि किसी का लेंथ पता है, किसी का ब्रेड्थ पता है, किसी का वॉल्यूम पता है और आपस में कंपेयर करने बैठ गए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को बहुत याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम पोस्टुलेट्स में आ गए। एक्सियम्स हमारा हो गया, अब हम पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। रिकॉल करो कि पोस्टुलेट्स क्या होता है। पोस्टुलेट्स क्या होता है? पोस्टुलेट्स वो होता है जो सिर्फ ज्योमेट्री के लिए जो अजम्पशंस हमारे वैलिड होंगे उनको हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स। ठीक है, अब ये देखेंगे अपन। पहला पोस्टुलेट क्या है? अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया। ठीक है, कि मेरा एक पॉइंट है। अब यहाँ से मैं लाइन कितने खींच सकती हूँ? कितने लाइन खींच सकती हूँ मैं इस पॉइंट से? मैंने एक खींचा, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक लाइन खींचा। ठीक है, फिर मैंने ये पॉइंट से यहाँ पर एक लाइन खींचा, यहाँ एक लाइन खींचा, यहाँ एक लाइन खींचा, यहाँ एक खींचा, यहाँ कितने भी मैं खींच सकती हूँ। इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर कितने भी हम लाइन खींच सकते हैं। मतलब एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स हम खींच सकते हैं किसी दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, किसी भी दूसरे पॉइंट से। इस पॉइंट से मैंने ऐसे खींचा तो इस पॉइंट तक आ गया, इस पॉइंट से मैंने ऐसे खींचा तो इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो किसी भी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे जा सकता है। मतलब एक पॉइंट से हम कितना भी चाहिए तो लाइन खींच सकते हैं किसी दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, अब देखते हैं। और ये याद रखना कि एक लाइन से हम दूसरे पॉइंट पर एक ही लाइन खींच सकते हैं। ये भी आप ऑब्जर्व करो। मैं आपको अच्छे से एक और बार दिखा देती हूँ। मैंने मान लो ये पॉइंट लिया और मैंने ये पॉइंट लिया और मैंने इसको आपस में जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में मैं कोई और लाइन बना सकती हूँ क्या? इनको जोड़ते हुए क्या मैं बना सकती हूँ? नहीं बना सकती ना। मैं इससे एक और लाइन तो खींच सकती हूँ, मैं इससे एक और लाइन तो खींच सकती हूँ। ये पर ये तो दूसरे पॉइंट पे जाके एंड हो रहा है। मैं यहाँ से एक और लाइन खींच सकती हूँ, बहुत सारे लाइन खींच सकती हूँ। बट क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कोई लाइन और हो सकती है? इसके अलावा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो ये जो यूक्लिड है उन्होंने अपने पोस्टुलेट में ये बताया नहीं कि दो पॉइंट के बीच में सिर्फ एक ही लाइन खींच सकता है, यूनिक लाइन खींचता है, वो भी एक ही लाइन खींचता है। उन्होंने ये लिखा नहीं, मेंशन नहीं किया, बट ये प्री अज्यूम्ड था कि ऐसा ही होता है। ठीक है, ये ऐसा ही होता है। उन्होंने लिखा नहीं बट उन्होंने अज्यूम कर लिया था ये। ठीक है, तो इसके हेल्प से एक एक्सियम भी बना है। एक एक्सियम बना है, ये अब जो पिछला पोस्टुलेट पढ़ा अपन ने उसके थ्रू। क्या है ये? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर्स अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। मतलब डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, अलग होने चाहिए, सेम पॉइंट्स नहीं, अलग अलग। यानी मैंने एक पॉइंट यहाँ बना लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ बना लिया। ठीक है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स यानी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हमने ले लिए। देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, यानी इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही लाइन आ सकती है, स्ट्रेट लाइन। तो आप ऐसे भी खींच लोगे, बट क्या ये स्ट्रेट लाइन है? यहाँ पर तो एक स्ट्रेट लाइन ये आ गया, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गया, नहीं हो सकता ना। तो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही खींच सकता है, यूनिक होता है हमेशा। ठीक है,
चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब दूसरा पोस्टुलेट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड का मतलब होता है एंड, ठीक है, एंड मतलब किसी लाइन के जिसके एंड पॉइंट्स अपने पास हो, यानी ये एक लाइन मैंने खींचा और ये यहाँ से एंड स्टार्ट हो रहा है ये, और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसको हम टर्मिनेटेड लाइन बोलते हैं। टर्मिनेट मतलब ख़त्म होना होता है, जिसकी एंडिंग हो, जिसकी स्टार्टिंग हो और जिसकी एंडिंग हो। टर्मिनेट मतलब ख़त्म होना होता है, ठीक है। तो ये टर्मिनेटेड लाइन मैंने भी ड्रॉ किया, बट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। अब अगर मुझे इसको आगे प्रोड्यूस करना है, इस लाइन को मुझे आगे बढ़ाना है, तो मैं कितना बढ़ा सकती हूँ। मैंने इसको खींचना शुरू किया, यहाँ से आगे आगे गए, खींचा खींचा खींचा, कितना कर सकती हूँ, एंडलेसली कर सकती हूँ, है ना, एंडलेसली कर सकती हूँ। उसका कुछ है तो नहीं कि यहाँ गई मुझे 1 किलोमीटर बाद जाके रुकना है, ऐसा तो नहीं है। अगर मैं यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ करना शुरू किया तो मैं एंडलेसली दोनों तरफ कितना भी दूरी तक जा सकती हूँ। तो वही लिखा है, इनडेफिनेटली मैं आगे मूव कर सकती हूँ, है ना। तो टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, ठीक है। चलो अब आगे देखो, थर्ड देखिए, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, अब मुझे मान लो मन किया कि इसमें इस पॉइंट को सेंटर लेकर मुझे एक सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए रहता है, रेडियस। अब मान लो मेरा मन किया 1 सेंटीमीटर का, मुझे इस पॉइंट को यूज़ करते हुए एज सेंटर मुझे 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल खींचना है। तो मैं क्या करूँगी, कॉम्पस लूँगी और 1 सेंटीमीटर नापूंगी, यहाँ पर कॉम्पस रखूँगी और मैं सर्कल बना लूँगी 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब मुझे यही पॉइंट से अगर मुझे लगा मुझे अगर 2 सेंटीमीटर का करना है तो मैं 2 सेंटीमीटर का रेडियस नाप के बना लूँगी, है ना। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर आपको एक पॉइंट दे दे, ठीक है, कोई भी आपको अगर कहीं पर भी पॉइंट दे दे तो आप उसको एज सेंटर यूज़ करके कितना भी रेडियस का, जितना आपका मन करता है उतने रेडियस का आप सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट से उसको सेंटर यूज़ करके कितने भी रेडियस का सर्कल आप बना सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे देखो दूसरा, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। आपने पहले पढ़ा होगा राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल यानी 90 डिग्री, जो एंगल का डिग्री 90 डिग्री होता है हम उनको राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो ये है लाइन, ठीक है, ये इस लाइन से 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, और ये एक लाइन है वो इस लाइन के साथ 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री में कोई अंतर है क्या, नहीं है ना। अब मान लो मैंने ऐसे में खींचा एक 90 डिग्री, तो क्या ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री में कोई अंतर है, नहीं है ना। मैं कितना भी कहीं पर भी अगर मेरा परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूँगा और मेरा कहीं भी मेरा 90 डिग्री अगर बनेगा तो वह 90 डिग्री तो 90 डिग्री ही रहेगा ना। कहीं पर भी मैं उसको ड्रॉ करूँ, हर 90 डिग्री एक दूसरे के तो बराबर ही होगा, उसमें तो कोई डाउट है नहीं ना। किसी को है क्या, किसी को अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में मतलब आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ में अगर आ रही है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ये तो अभी मैंने बस स्टार्ट ही किया, अभी तो आगे हमें क्वेश्चंस करने हैं, थियरम्स के प्रूफ्स करने हैं, ठीक है। और पूरे तरीके से मैं आप लोग को प्रूफ्स का एक एक लाइन समझाऊंगी कि कैसे क्या करा है, क्यों करना है, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। क्वेश्चंस भी हम करेंगे, तो ये तो बस शुरुआत है, आगे आप जुड़े रहना, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, और जो पुराने हैं मगर उन्हें सब्सक्राइब तो कर लिया पर बेल आइकन नहीं दबाए तो वो बेल आइकन भी दबा लेना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये वाला पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू 2 स्ट्रेट लाइन्स makes the interior angles on the same side of it taken together less than
two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meets on that side on which the sum of the angles is less than the two right angles. बाप रे, इतनी भारी भारी चीज़ें। देखिए अपन को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ते हैं कि लिखा क्या है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए मान लो मेरे पास एक लाइन है ऐसा, ये एक लाइन है मेरे पास और मेरे पास ये एक लाइन है। ठीक है, बोला ना इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू टू स्ट्रेट लाइन्स, तो मैंने दो स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब मैं एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे में। ठीक है, ऐसे में ड्रॉ कर रही हूँ और लिखा है कि इंटीरियर एंगल, सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि इंटीरियर एंगल्स किसको बोलते हैं। इंटीरियर एंगल्स इन एंगल्स को बोलते हैं, ये जो अंदर बनाते हैं ना इनको हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। दीज आर इंटीरियर एंगल्स, अंदर की तरफ है ना, ये अंदर की तरफ है ना, इनको हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और एक्सटीरियर एंगल्स हम किसको बोलते हैं, ये दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स, ये बाहर की तरफ है ना, तो हम इसको एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, तो मैंने ये वाला लाइन को ऐसे खींचा है, थर्ड वाली लाइन को, ये वाली जो लाइन है मैंने ऐसे खींचा है कि जो इंटीरियर एंगल्स है ना उसका जो सम है, और कैसे टाइप के इंटीरियर एंगल्स, जो इस लाइन के सेम साइड में आते हैं। ये नहीं कि मैंने ये एक इंटीरियर लिया है और यहाँ मैंने एक इंटीरियर एंगल ले लिया ना, सेम साइड में आना चाहिए, या फिर दोनों राइट साइड में या फिर दोनों लेफ्ट साइड में। और कैसे टाइप के इंटीरियर एंगल्स, इस तरीके के कि इन दोनों का जो सम है, इसका जो भी डिग्री होगा और इसका जो भी डिग्री होगा, ठीक है, इनका जो सम है अगर वो लेस देन 180 डिग्री है, लेस देन 180 डिग्री है अगर, ठीक है, लेस देन अगर 180 डिग्री है, तो ये जो दो लाइंस हैं, ये जो दो लाइंस है ना, अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे, सॉरी यहाँ मैंने गलती करी, मैं आपको नए से बताती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर एक लाइन खींचा ऐसा, ठीक है, ऐसा, ये एक लाइन है मेरा और ये एक मेरा लाइन है, ठीक है, और मैंने ये थर्ड लाइन खींची, ठीक है, थोड़ा और ऐसा ये, ठीक है, इसका जो ये जो सम है, ये इंटीरियर एंगल्स का दोनों 180 डिग्री से कम है, इसका दोनों का सम 180 डिग्री से कैसा है, कम है, लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, लेस देन 180 डिग्री है। तो क्या होगा ना कि, और सेम साइड में होना चाहिए, तो ये जो दो लाइन्स है ना, अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे, जिस साइड में 180 डिग्री से कम है ना, उसी साइड में हम अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो वहीं पर जाके ये लाइन जो है ना वो इंटरसेक्ट करेंगे, ये लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इसको आप कितना आगे बढ़ा लो, कितना भी आगे बढ़ा के देख लो, कभी वो करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा। तो क्या लिखा है कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस है, उसमें एक स्ट्रेट लाइन उन दोनों लाइंस को पास करते हुए जाता है इस तरीके से कि जो उस थर्ड लाइन है जो जा रहा है पास करके, उसके सेम साइड में जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर उनका सम 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है, तो उसी साइड के जो दो लाइंस हैं वो अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। ये है इतने बड़े चीज़ का मतलब, इतना सा ही है बस, इतने बड़े चीज़ का इतना सा मतलब था बस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी हमारा थ्योरम आ गया, ठीक है। सब लोगों को इसमें ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं यहाँ आप लोग के लिए थ्योरम लेकर आई हूँ, ठीक है। इसको हम प्रूव करना देखेंगे कि कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले लिखा क्या है, इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट्स A एंड B सच दैट AC बराबर BC, प्रूव दैट AC बराबर हाफ AB। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले जो दिया है हम उसको ड्रॉ करके देखते हैं। क्या दिया है, सबसे पहले तो A और B हमें एक लाइन लेना है AB। मैं थोड़ा ऊपर बनाती हूँ, ये हमें AB एक लाइन दिया है, ठीक है।
ठीक है। अब सी कैसा है, सी इस तरीके से है, ए बी और ए बी के मतलब ए और बी के बीच में सी इस तरीके से दिया हुआ है कि ए सी बराबर बी सी, यानी इसका जो लेंथ है और इसका लेंथ बराबर है, यानी ये इसका अगर एक्स लेंथ है तो इसका भी एक्स लेंथ है, ठीक है, इसका भी एक्स लेंथ है। तो हमें ये बताना है कि ये जो ए सी है ये दोनों तो बराबर है, तो यहाँ आप चाहे ए सी लिखो चाहे बी सी लिखो सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये ए सी जो है वो हाफ ऑफ ए बी है, पूरे लाइन का हाफ है, यानी कुल मिला के हमें ये बताना है कि ये जो ए सी है ना वो बीच में है इसके, ठीक है, बीच में है इसके। खैर वो तो देख के पता चल रहा है, बट हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम अपना प्रूफ को स्टार्ट करेंगे और हम हमारे प्रूफ को स्टार्ट इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, ए सी बराबर हाफ ए बी, हमें ये चाहिए, ठीक है। और हमें दिया क्या हुआ है, ए सी बराबर बी सी, ये दिया है हमें, ठीक है। इसका मतलब हमें जो चाहिए आप उसको देखो और जो हमारे पास है उसको देखो। अब आप इसमें देखिए कि ए सी हमें चाहिए, वो हमारे गिवन में है हमारे पास, हम इसका कुछ यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ए बी चाहिए और हमारे पास क्या है, बी सी है। तो अब हमें देखना है कि क्या हम इस बी सी को यूज़ करके ए बी बना सकते हैं, क्या हम इस BC को यूज़ करके AB बना सकते हैं। तो अगर हमें इस BC को यूज़ करते हुए AB बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप इस लाइन को देखिए, BC प्लस AC अगर मैं कर दूँ, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो मुझे पूरा AB मिल जाएगा, है ना, मुझे पूरा AB मिल जाएगा। अगर मैं इस BC में AC को जोड़ दूँगी तो मुझे AB मिल जाएगा। तो हम इस इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है, हम इस इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं उसको। तो अब मैं वो चीज़ करूँगी, ठीक है। ये ए था हमारा, ये सी है, ये बी है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को मैं यूज़ करूँगी। तो क्या करना है आपको, अब ये है कि हम कभी भी किसी भी इक्वेशन में अगर प्लस कर रहे हैं एक तरफ, दूसरे तरफ भी हमें उसको करना पड़ता है, ठीक है। आप जैसे LHS और RHS दोनों में वो सेम ऑपरेशन होना चाहिए। अगर आप इनटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों तरफ करना पड़ता है। ये चीज़ें आप हमेशा याद रखना, तभी वो बैलेंस हो पाता है। तो हमें AC ऐड करना पड़ेगा, तो हम दोनों तरफ AC ऐड करेंगे, ये इसमें हम दोनों तरफ AC ऐड करेंगे, यानी तो क्या हो जाएगा, AC प्लस AC, ठीक है, बराबर BC प्लस AC। ये होगा कि नहीं होगा, AC प्लस AC बराबर BC प्लस AC। तो ये क्या आएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, 2AC बराबर, अब देखिए BC प्लस AC। अब आप यहाँ पर BC प्लस AC आप देख पा रहे हैं कि क्या है, AB है, BC प्लस BC प्लस AC क्या है, बताइए क्या है। अब आप एक चीज़ यहाँ पर ये देखिए कि जब BC है और AC है, ये अगर इनको मैं इसको जोड़ दूँ तो क्या ये कोइंसाइड कर रहे हैं AB के साथ, क्या ये कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर मैंने BC को रखा AB के ऊपर और AC को भी रखा, मतलब दोनों का रिजल्टेंट रख दिया, तो क्या AB को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हाँ कर रहे हैं। तो इनका जो सम आएगा तो वो वाला हम एक्सियम यूज़ करेंगे जो हमने पढ़ा था, ठीक है। क्या है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका है वो। तो ये BC प्लस AC आपका क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। तो ये AC बराबर आप इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, हाफ AB, बस इतना इजी है, हाफ AB। तो ये है, या ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, मैंने आगे रखा है, आप उसको देख लेना। अभी आप लोग आगे देखेंगे, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है। तो अपन को क्या करना है, अपन को ये देखना है कि अपन का जो गिवन चीज़ है उसमें अपन देखना है कि अपन क्या करें कि अपन प्रूफ तक पहुँच पाए। तो अपन को दिखा BC दिया हुआ है अपन को और AC दिया हुआ है, और अपन को क्या चाहिए, AC बराबर हाफ AB। तो AC अपन को
ऑलरेडी अपने पास था, अपन को BC को कुछ करना था कि अपन को AB मिल जाए, तो अपन ने BC में AC को ऐड किया। अब अगर अपन AC को अकेले इस तरफ तो ऐड नहीं कर सकते, अपन को यहाँ पर करना ही पड़ेगा, तो अपन ने दोनों तरफ AC को ऐड कर दिया। तो जब दोनों तरफ किया तो ये 2AC आ गया। और ये AB कैसे आया, अपन ने कोइंसिडेंस वाला एक्सियम पढ़ा था कि दो चीज़ें अगर कोइंसाइड हो रही है तो वो आपस में बराबर भी होती है। यानी अगर CB और AC ये AB के साथ कोइंसाइड कर रही है, मतलब BC प्लस AC बराबर कितना होगा, AB होगा। तो ये चीज़ें अगर जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये चीज़ें हमारी आ गई। ठीक है, चलिए इसका अच्छे से प्रूफ देख लीजिए। जो आपको स्कूल में आएगा तो आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। देखिए, सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है कि आपको दिया क्या हुआ है, आपको पहले ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर आपको ये गिवन लिखना है। ठीक है, ये आपको गिवन लिखना है, कैसे लिखते हैं। फिर आपको टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है वो लिखना है। फिर आपको प्रूफ लिखना है कि ऐड AC टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, AC बराबर BC। ठीक है, AC प्लस AC ये हो गया। उसके बाद आपने कोई ये वाला लगाया तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद ये आपका कैसे आया वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कि ये वाले थियरम से, यूक्लिड्स एक्सियम से, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल, तो वो जो एक्सियम है उससे आपने यूज़ किया तो आपका 2AC बराबर AB आ गया और उससे आपका AC बराबर। चलिए अब हम दूसरा थ्योरम प्रूव करेंगे। वो थ्योरम क्या है, प्रूव दैट एवरी लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स हैज़ ओनली 1 मिड पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम एक लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक लाइन पहले हम ड्रॉ करेंगे AB। हमें बताना है कि इस AB लाइन का सिर्फ एक मिड पॉइंट है, इस AB लाइन का सिर्फ एक मिड पॉइंट है। जैसे एक मिड पॉइंट है तो हम इसका जो प्रूफ है ना वो हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड मतलब ये होता है कि कोई चीज़ हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कोई चीज़ हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, और लास्ट में जब हम जाते हैं उसको सॉल्व करते हुए तो लास्ट में कोई ऐसी चीज़ आती है जो पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, कोई पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ है जो पॉसिबल नहीं हो सकती। जैसे मान लो, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ कि मान लो 0 बराबर 1 आ जाए, तो क्या 0 बराबर 1 कभी हो सकता है, कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि हमने जो माना वो हमने गलत माना है। ठीक है, या फिर हमारी कोई गिवन जो चीज़ है वो गलत हो जाती है हमारे जो हमने जो माना है उसके प्रूफ के हिसाब से, तो उससे हमारा हो जाता है कि हमने जो माना है वो गलत माना है। ठीक है, तो अभी आपको ये एग्जाम्पल अभी इसको जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। तो हम बोलेंगे कि जो AB है उसके एक मिड पॉइंट नहीं है, 2 मिड पॉइंट्स है। एक मिड पॉइंट नहीं है, कैसे हैं, 2 मिड पॉइंट्स है। यानी एक C मिड पॉइंट है इसका और एक D मिड पॉइंट है इसका, दोनों इसके मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसका अगर C मिड पॉइंट है AB का तो क्या हो जाएगा, AC बराबर CB होगा। ये पहला इक्वेशन मान लो। और DB मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, AD बराबर DB। AD बराबर क्या हो जाएगा, DB। ये आप सेकंड इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, C और D 2 मिड पॉइंट्स नहीं है, एक ही है। तो एक ही है ऐसा प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। C और D अलग अलग मिड पॉइंट्स नहीं है, एक ही मिड पॉइंट है। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि आपको किसी भी तरीके से C और D को इक्वल बताना पड़ेगा। C और D को कि ये 2 पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है, C और D बराबर है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग को इसका जो बीच में अपन ने ये जो ड्रॉ किया उसके बीच का जो लेंथ है CD का, CD जो लेंथ है उसको आपको 0 बताना है। आपको उसको क्या बताना है, 0 बताना है। 0 मतलब क्या हो जाएगा कि C और D के बीच में कोई लाइन नहीं है, मतलब क्या है, C और D एक ही है। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ प्रूव करना है। तो आप देखिए आपको कैसे CD आपके पास जो गिवन है उसमें से आपका कैसे CD बन सकता है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास पहले इक्वेशन में AC दिया है, दूसरे इक्वेशन आपके AD दिया है। अगर मैंने AD लिया और मैंने उसमें से AC को अगर हटा दिया तो मेरे पास CD बन रहा है ना। अब मैं यहाँ पर करके देखती हूँ, राइट साइड में बस DB और CB है। अब अगर मैंने CB में से DB को हटा दिया तो भी मेरे पास CD आ रहा है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, यानी सेकंड इक्वेशन में से मेरे को फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, AD माइनस AC, AD माइनस AC बराबर DB माइनस CB। हो गया। AD माइनस AC क्या आएगा, अगर आपने ये AD है, ठीक है, ये AD है, उसमें से आप AC हटाइए तो कितना बचा आपके पास, CD बचा, CD लिख दिया। अब देखिए DB माइनस CB, ये DB में से आपको CB को हटाना है, यानी छोटे में से बड़े को हटाना है, तो क्या होगा, माइनस में आएगा, आंसर माइनस में आएगा, और माइनस में क्या आएगा, CD आएगा, माइनस में क्या आएगा, CD आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको इधर लेकर जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2CD आ गया, और बराबर कितना हो गया, 0। 2CD बराबर क्या हो गया आपके पास, 0। और अगर आप CD लिखोगे तो ये 2 नीचे जाएगा और CD बराबर आपका क्या आ जाएगा, 0। CD बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो ये है इसका ओवरऑल प्रूफ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको गिवन क्या है और आपको CD को 0 बताना है। तो अगर आपको CD को 0 बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने देखा कि आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको CD मिल रहा है, तो आपने दोनों तरफ जो है सब्ट्रैक्ट कर लिया एक दूसरे को। ठीक है, फिर यहाँ पर ये बड़ा था DB, नहीं ये मतलब छोटे से बड़े को माइनस करना था, इसलिए इंटीजर वाला फंडा लग के यहाँ पर माइनस CD आ गया। आपने इसको इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो आपका 2CD बराबर 0 आ गया और CD बराबर 0। तो आपका क्या हो गया, इसका मतलब क्या है कि उनके बीच का लेंथ, आपके उसके बीच में कोई लाइन ही नहीं है, मतलब C और D बराबर है, यानी AB के पास सिर्फ एक ही मिड पॉइंट है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। ठीक है, चलो बाय बाय।